डिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में। बच्चों अगर आप देखो ए और बी के बीच में बताना है तो आप इससे ऊपर का देखो जरा, ये आपका व्हीट स्टोन दिखाई दे रहा होगा, ये आपका व्हीट स्टोन दिखाई दे रहा होगा। तो जब ये व्हीट स्टोन दिखाई दे रहा है और सभी रेजिस्टेंस 4 के हैं, और आपको पता है कि अगर व्हीट स्टोन बैलेंस है और सभी रेजिस्टेंस R के हैं तो आंसर भी R ही होता है, ये सभी को पता है। तो ऊपर वाले का आंसर कितना हो गया 4। भाई व्हीट स्टोन ब्रिज है और सभी आर्म में रेजिस्टेंस R है और बैलेंस हो गया तो आंसर भी R ही होता है। तो ऊपर वाले का आंसर 4 हो गया। अब देखो ये जो A और B के बीच में 16 कनेक्ट है और ऊपर वाला कितना आ गया नेट 4 आ गया, तो 4 और 16 किस में हो जाएंगे? अरे भाई ऐसे हो गया ना, ये 16 है और ऊपर का फाइनल कितना आ गया 4 आ गया। सारा सॉल्व होकर 4 और 16 ये पैरेलल में है। 16 इंटू 4 अपॉन 16 प्लस 4 दैट इज 64 अपॉन 20 और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3.2 आ। अरे क्यों परेशान हो मेरे बच्चों, मेरे इंजीनियर्स क्यों परेशान हो? उड़ान तो भरनी ही है, चाहे कितनी बार भी गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने ही हैं, चाहे नींद कम करनी पड़े। तो आप लोगों ने जो सपना देखा है वो तो पूरा होगा ही। गिरने से मत डरिए, सफल इंसान गिरेगा और बार बार उठेगा। तो सपने तो पूरे आपके करने ही हैं, चाहे नींद कम करनी पड़े। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक मिशन की तरफ चल रहे हैं और ये मिशन क्या है हमारा IIT JEE 2025 99 प्लस परसेंटाइल। इसमें हम लोग फिजिक्स के PYQ को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों की करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज चल रही है और करंट इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज में आज हम लोग 2023 के PYQ करने वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपको जो मैंने गाइडेंस दी हुई है जिसमें आपको क्या करना है, वर्कशीट फॉर्मूले की मेंटेन करनी है। तो आप अपने वर्कशीट के साथ रेडी हो जाइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहला नोटिफिकेशन जब भी हम कोई भी नई वीडियो लेकर आए तो वो आपके पास पहुंचे। तो क्या करेंगे बा, चैनल के सब्सक्राइब करेंगे बा, अब बेल आइकन के प्रेस कर देवे के बा, नोटिफिकेशन सबसे पहले रउआ लोग के पास पहुंची। ठीक बा, तो चली जा स्टार्ट करी जा PYQ के आई जा। तो अब हम लोग क्या है 2023 की तरफ चलने वाले हैं। ठीक है, 2024 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और जब मैं आपको 2024 करा रहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो उस केस में मैंने आपको एक एडवाइस दी थी कि आप लोग अपने फॉर्मूले सीट को अपडेट करते रहना। तो मैंने जो भी कॉन्सेप्ट वहां पर बताया था, चाहे वो मीटर ब्रिज का हो, चाहे वो हीट से हो, चाहे वो पावर से हो, सभी के फॉर्मूले आप लोगों ने अपनी सीट में मेंशन कर रखे होंगे। तो सीट को आप अपने पास रखिए और आज के सेशन में जिसमें हम लोग 2023 को करने वाले हैं, जो भी फॉर्मूला 2024 का यूज होगा हम उसको डायरेक्ट यूज करेंगे और अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग चलते हैं अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, आपको वोल्ट मीटर और अमीटर कन्वर्जन का सीधा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो इसमें क्या बोला गया है आपसे, इसमें यह बोला गया है फॉर डिजाइनिंग अ वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट एंड एन अमीटर ऑफ रेंज 10 मिली एम्पियर। मतलब आपको वोल्ट मीटर बनाना है 50 वोल्ट का और अमीटर बनाना है 10 मिली एम्पियर का, यूजिंग अ गैल्वेनोमीटर विच हैज अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस। भाई ये G की वैल्यू हो गई, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हो गया मेरे बच्चों, और गैल्वेनोमीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो 1 मिली एम्पियर है। इट मींस आपको क्या, आपको जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है और यहां से कैपिटल R और स्मॉल r, जैसे हमने यहां पर क्या किया, यहां पर अमीटर डिजाइन किया और हमने यहां पर क्या किया है, यहां पर हम लोगों ने वोल्ट मीटर डिजाइन किया हुआ है। तो अगर हम सिंपल समझने की कोशिश करें, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 54 है और करंट की रेंज आपका 1 मिली एम्पियर है। तो आओ कैलकुलेट करते हैं, पहले रेंज में क्या है, कैपिटल R को कैलकुलेट करते हैं। तो कैपिटल R कितना हो जाएगा भाई, V अपॉन IG माइनस का G हो गया। तो V अपॉन IG, V कितने रेंज का बनाना है भाई 50
IG कितना है 1 मिली एम्पियर, सो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस जी 54 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों तो कितना हो जाएगा ये 50 इंटू 10 टू दी पावर 3 माइनस का 54, सो ऑलमोस्ट मैं इसको 50 किलो ओम लिख सकता हूं, 50 इंटू 10 टू दी पावर 3। ठीक है, अब देखो यहां से अब हम लोग शंटिंग कैलकुलेट करेंगे। तो स्मॉल आर अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए आपसे, तो जो स्मॉल आर होगा मेरे बच्चों, शंटिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, आर इक्वल टू कितना होता है जी अपॉन आई बाई आई जी। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके बताया था। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जी कितना है 54, आई कितना है, आई आपको कन्वर्ट करना है 10 मिली एम्पियर में, और आई जी कितना दे रखा है 1 मिली एम्पियर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 6 ओम आ जाएगा। तो अब आप देखिए जरा, अगर आप अपने ऑप्शंस को देखो तो इसमें वोल्ट मीटर के लिए कैपिटल आर ऑलमोस्ट बोला गया है 50 किलो ओम। ठीक है, तो ये एक तो आपका ए वाला सही है। इसी तरीके से अमीटर के लिए जो स्मॉल आर है वो 6 ओम। तो ए और सी ऑप्शन कहां पर सही है, ए और सी ऑप्शन नंबर ए में सही है। तो आंसर क्या होता आपका, ऑप्शन नंबर ए होता। ऑप्शन ए पर क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। यार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, सिंपल। कल मैंने बताया था वोल्ट मीटर और अमीटर में, इसमें मैंने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया था अमीटर के लिए शंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखो इसमें क्या है, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, देखो यार कितना सिंपल है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन। अरे भैया ये कहां होता है, जब भी हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होता है ना। मतलब ये है कि जैसे आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, एक 1 ओम का है, मान लिया हमने 1 ओम का है, एक 2 ओम का है और एक 3 ओम का है, तो सबसे छोटा 1 है। तो वो ये कह रहा है कि जब आप सीरीज में ऐड करेंगे ना तो आंसर 1 से भी छोटा आएगा। अरे भैया कहां आएगा, पैरेलल होता तो 1 से छोटा आ जाता, सीरीज में तो ये ऐड हो जाएगा। सीरीज में तो क्या होगा, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा आएगा। तो ये स्टेटमेंट भाई साहब गलत है। अगर वो सीरीज की जगह पैरेलल कर देता तो पैरेलल में जो सबसे छोटा होता है उससे भी कम हो जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आइए जरा नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चलते हैं। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। भैया रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट, ये तो बहुत सही से एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पढ़ी हुई है ना बेसिक क्लास में, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, जिसमें हम लोग मेटल देखते हैं, सेमीकंडक्टर देखते हैं, फिर मेटल में भी हम लोग क्या करते हैं, अल्फा निकालते हैं। तो इसका मतलब भैया ये इंडिपेंडेंट नहीं, ये डिपेंडेंट होता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। अब ऐसा ऑप्शन आप देख लो कि कहां पर है। तो अगर हम देखें तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी आपका 100% सही हो जाता, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन को गलत बताया गया है। इस तरीके से आप ऑप्शन सी पर क्लिक करके एक कदम एडवांस की तरफ जाते। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चल रहे हैं, देखते रहो किस हिसाब से चल रही है प्रॉब्लम। इसमें क्या बोला गया, फिगर द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर इज। ये जो फिगर आपको दिया हुआ है, इस फिगर में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, किसका, पावर का। इस फिगर को देखकर ए बी सी डी आपको क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, किसका, पावर का। अब देखिए आप एक बात बताइए, तीनों में जो करंट है, अगर हम बोलें करंट हमारी तीनों में आई है, करंट जो है हमने तीनों में आई दिया हुआ है, इसमें अपडेट कर लेना, तीनों में करंट आपको गिवन है आई। ये क्वेश्चन में मेंशन है, आई करंट गिवन है ये। ठीक है ना। अब बच्चों आपको पावर कैलकुलेट करना है, तो पावर जब आपको कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों, तो पावर अगर करंट सेम है तो पावर का जो फॉर्मूला लगेगा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर, यही होगा ना। तो करंट तो सभी में सेम है, तो जब करंट सभी में सेम है तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ओवरऑल ये क्वेश्चन पावर का नहीं, अब ये क्वेश्चन रेजिस्टेंस का हो गया। आप सभी का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए और उसके बाद फिर हम देखेंगे, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा मेरे बच्चों उसकी पावर सबसे ज्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा पावर उसकी सबसे कम होगी। तो आइए जरा सॉल्व कर देते हैं। ये आर और आर किस में है, पैरेलल में, तो इसका R/2 हो गया,
इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो R/2 आएगा, R/2 और R सीरीज में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3R/2, इसका आ जाएगा 3R/2। इसी तरीके से यहां देखिए R और R किस में है, सीरीज में, तो 2R हो गया, 2R और R किस में है आपका पैरेलल में, तो 2R और R को जब आप सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई अपॉन सम, तो ये हो जाएगा आपका 2R/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां आइए, ये तीनों ही पैरेलल में है मेरे बच्चों, तो जब तीनों ही पैरेलल में है तो इसका आंसर R/3 हो जाएगा। और यहां देखिए ये तीनों ही सीरीज में है, तो जब ये तीनों ही सीरीज में है तो ये 3R हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कहां आ रहा है, D में, इसका मतलब पावर सबसे ज्यादा D में होगी। तो एक बार हम ऑप्शन को देखेंगे जरा, D में सबसे ज्यादा पावर ऑप्शन नंबर B में और ऑप्शन नंबर D में बताया गया है, इसका मतलब यह हुआ B और D में से एक सही होगा। आइए अब चलते हैं थोड़ा सा, ये देखिए आप D में सबसे ज्यादा होगा। अब इसके बाद देखिए जरा रेजिस्टेंस का अगर मैं ऑर्डर देखूं तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, R/3 C का, इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, ये मिनिमम है। अगर आप सभी की वैल्यू देखें ना, ये 3R/2 मतलब ये 1.5 हो जाएगा, 2R/3 मतलब ये 0.6 हो जाएगा, और R/3 मतलब ये 0.3 होगा, तो ये सबसे कम होगा। तो 3R, फिर उसके बाद ये वाला आएगा सेकंड नंबर पर, फिर थर्ड नंबर पर ये वाला आएगा, और सबसे कम R/3। तो D की पावर सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद किसकी होगी, A की। तो देखो D सबसे ज्यादा, फिर A, फिर B और C सबसे कम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो B है आपका 100% सही है। तो ऑप्शन नंबर B पर क्लिक करते और एक कदम JEE एडवांस की तरफ होता। मतलब यार ये क्वेश्चन रेजिस्टेंस पर चला गया था, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता उसके अक्रॉस हम लोग क्या करते, पावर सबसे ज्यादा बोलते। ठीक है, इसमें जो करंट था ना, सभी में करंट गिवन था, ये डायग्राम में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, आप इसको अपडेट कर लेना, करंट गिवन है। ठीक है, चलिए इसे देखिए भाई, ये भी आपका बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। रेजिस्टेंस जब हम चेंज करते हैं, जब भी आप किसी वायर की लेंथ को स्ट्रेच करते हैं और नई लेंथ में बदल देते हैं, कट नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, तो स्ट्रेच भी कर सकते हैं और इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है, अगर मैं बोलूं जो L2 है, अगर आपने NL1 कर दिया, मतलब N कुछ भी हो सकता है यार, 1 2 3 या 1/2 1/3 1/4 कुछ भी हो सकता है। तो जो नया रेजिस्टेंस होता है ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, R2 जो होगा कितना हो जाएगा, N² R1। इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों। देखो, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना 160 ओम इज मेल्टेड एंड ड्रॉ इन अ वायर ऑफ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ। भैया 1/4 कर दिया, N की जो वैल्यू है ना वो 1/4 कर दी, लेंथ जो कर दिया हमने कितना कर दिया, 1/4 कर दिया मेरे बच्चों। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यार, R2 जो होगा ये N² R1, और N² कितना है 1/4 का स्क्वायर, इंटू R1 कितना है 160, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10 ओम। ऑप्शन नंबर डी 100% सही, और एक कदम एडवांस की तरफ। PYQ कर रहे हो, IIT JEE मेंस के कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए यार। ये मैं अभी आए हुए 2023 का करा रहा हूं, 2024 का करा चुका हूं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चीजें बहुत टफ हैं, टफ नहीं है। JEE मेंस आराम से एकेडमिक लेवल के साथ क्वालिफाई किया जा सकता है, बस थोड़ा सा आपको उस तरफ देखना होगा। हम लोग दिमाग में अपना डर क्रिएट करके रखते हैं कि यार JEE मेंस बहुत टफ है, कुछ नहीं है यार, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आसानी से करते चले जाइए। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, इस वाले प्रॉब्लम में क्या है ना, इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा डायग्राम को उन्होंने क्या कर रखा है, टिल्ट कर रखा है, बाकी कुछ नहीं है। इसमें आपको क्या बताना है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R2। पहले तो हम इसमें देख लें कि R2 है कहां पर। तो अगर मैं देखूं तो मेरे बच्चों R2 मुझे यहां नजर आ रहा है, यहां की मेरे को क्या बताना है, करंट बताना है। ठीक है, अब मैं आपको एक रूल बता दूं पहले जरा, करंट डिवाइडिंग रूल, इसको अपडेट कर लेना अपने फॉर्मूले सीट में। करंट डिवाइडिंग रूल क्या होता है, पैरेलल में जनरली यूज होता है। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास एक रजिस्टर है, डायरेक्ट आप यूज करना इसको, एक ये रजिस्टर है, यहां से करंट आ रहा है I, टोटल करंट। अब ये दो जगह डिवाइड हो गया,
इधर चला गया I2, इधर चला गया I1। इधर का रेजिस्टेंस R2 है, इधर का रेजिस्टेंस R1। मतलब ब्रांच की बात करते हैं, अगर इधर कोई और भी रेजिस्टेंस होता तो नेट देख लेते। इस वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस R1 है, इस वाले ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 है। तो अगर मैं I1 कैलकुलेट करना चाहूं ना मेरे बच्चों, I1 की अगर मैं बात करूं तो I1 अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो इसके पैरेलल में जो ब्रांच है, इसका रेजिस्टेंस कितना, R2 अपॉन दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस का सम कितना, R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट जो डिवाइड होने के लिए आ रही है, ये वाली। ये रूल आप लोग हमेशा याद रखना, इसको करंट डिवाइडिंग रूल कहते हैं। मतलब पैरेलल में किस हिसाब से, जब मेरे को I1 कैलकुलेट करना था तो इसके पैरेलल में जो ब्रांच थी इसका रेजिस्टेंस R2 था अपॉन दोनों का सम R1 प्लस R2 इंटू जो टोटल करंट आ रही है। अच्छा, अगर आपको I2 कैलकुलेट करना होता तो इसके पैरेलल में क्या था, R1, तो R1 अपॉन दोनों का सम इंटू टोटल करंट। ठीक है, बहुत सिंपल, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को कर देंगे। देखो यार, चलो आओ, पहले तो हम थोड़ा रेजिस्टेंस देख लें कि रेजिस्टेंस को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां से टोटल करंट कितनी चलेगी, आइए यहां से चले, हम यहां से चले तो यहां डिवाइड हो गए यार। इसका मतलब ये हुआ इधर की जो ब्रांच है वो इसके साथ पैरेलल में है। अब आप यहां से चले, यहां आए, तो जब यहां आए तो आप देखिए जरा, आप यहां फिर से डिवाइड हो गए और इधर चले आप, जब यहां आए तो यहां फिर से डिवाइड हो गए। इसका मतलब ये जो है, ये दोनों सीरीज में है। देखो 4 और 2, ये दोनों आपका सीरीज में, 4 और 2 का 6 हो गया। अब 4 और 2 का 6 हो गया, ये वाला 6 इस R3 के साथ पैरेलल में, क्योंकि यहां पर और यहां पर डिवाइड हुए, तो 6 और 6 का कितना हो गया, 3 हो गया। 6 और 6 पैरेलल में तो 3 आएगा ना, 6/2। इसका मतलब, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना, यहां से चले तो यहां का तो चलो 3 है, और जब हम इधर आए तो ये पूरा सॉल्व हो गया C से लेकर A तक, और कितना आया इसका, 3 आया। अरे भाई 4 और 2 का 6, 6 और 6 का 3 हो गया, तो इधर का 3 आया। अब देखिए इधर से चले तो 3 और आगे का ये पूरा सॉल्व होकर 1 बन चुका है, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6, क्योंकि ये सारा का सारा ये जो है ना, ये वाला 3 हो गया है, और ये 3 इस वाले 3 के साथ किस में है, सीरीज में, तो 3 और 3 6 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जब हम इधर आएंगे DBA, इधर वाले रास्ते का रेजिस्टेंस कितना है, 6, 3 + 3 6। अब ये जो 6 है इस 3 के साथ, R7 के साथ किस में है, पैरेलल में है। भाई यहां डिवाइड हो गए थे ना हम, भाई यहां से एक रास्ता ये बन रहा था, एक रास्ता ये, तो इस केस में क्या हुआ, अब देखिए इन दोनों का जो नेट होगा, 6 × 3 अपॉन 6 + 3, ये आ जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि R7 तक, देखो यहां तक, यहां तक सॉल्व हो गया, ये यहां तक सॉल्व हो गया, ये यहां तक सॉल्व हो गया, कितना आया, 2 आया, यहां तक सॉल्व हो गया, 2 आया। अब इधर से चले 2 और आगे का कितना है, ये 2 हो गया, पूरा सॉल्व हो गया, तो 2 और 2 का कितना हो गया, 4। इसका मतलब यार इधर का सारा कितना हो गया, 4, और इधर का 4 है, तो 4 4 किस में है, 4 4 आपका पैरेलल में है, तो R नेट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फाइनली R नेट की जो वैल्यू है वो R नेट आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, R नेट की वैल्यू 2 आ गई। अब जो करंट बनेगा आपका, जो करंट हो जाएगा सिंपल, वो कितना आ जाएगा, अब यहां से जो करंट निकलेगा, I = V/R, V 8 है और R कितना आया है आपका, R आपका 2 आया है, दैट इज 4 एंपियर की करंट निकलेगी। टोटल करंट हमें पता चल गया, 4 एंपियर की करंट निकली। अब आप एक बात समझिए जरा, फिर से इस डायग्राम को देखने की कोशिश करिए जरा। यहां से जब 4 एंपियर का करंट आपका चला, तो जब ये 4 एंपियर का करंट चलेगा मेरे बच्चों, तो देखो एक ब्रांच तो आपकी EA है और एक ब्रांच आपकी ED है। इधर का रेजिस्टेंस कितना आया था, इधर का रेजिस्टेंस 4 आया था और इसका भी 4 आया था, तभी तो भाई 4 4 का 2 आया था नेट। तो इधर चली जाएगी 4 एंपियर में से, भाई देखो यहां 4 ओम और इधर का भी 4 ओम आया था, तो इक्वल करंट डिवाइड हो जाएगी, इधर चली जाएगी 2 एंपियर और इधर भी चली जाएगी 2 एंपियर। अब ये जो 2 एंपियर है, जब ये यहां पहुंचेगा तो यहां पहुंचने के बाद ये फिर से डिवाइड होगा। एक रास्ता इसको D से A का मिल रहा है और एक रास्ता आपका ये वाला है।
ठीक है, थोड़ा सा आप लोग का जो डायग्राम है ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया है समझाने में, लेकिन आप लोग पॉइंट्स को देखिए। डी से ए का एक रास्ता है और एक आपका डी से बी वाला रास्ता है। डी से बी वाले रास्ते का जो रेजिस्टेंस आया था वो 6 आया था, और डी से ए वाले का रेजिस्टेंस कितना है, 3 है, जो हम लोगों ने यहां पर सॉल्व किया था। तो देखिए, इधर वाले रास्ते का रेजिस्टेंस 3 है और इधर वाले रास्ते का रेजिस्टेंस 6 है। मैं इधर की करंट कैलकुलेट करना चाहता हूं, कितना, इधर की करंट मैंने बोल दिया I2। अब देखिए जरा, I2 मेरे को कैलकुलेट करना, समझना सही से, I2 कैलकुलेट करना, और I2 कहां की करंट है, डी से बी वाले रास्ते की, इस तरफ। अब जब मैं इस वाले रास्ते पर चल रहा हूं तो इसके पैरेलल में जो ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस लूंगा। भाई करंट डिवाइडिंग रूल बताया है ना मैंने, तो इसके पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस है, R7, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन दोनों का सम, 3 + 6, भाई इधर वाले का 6 है, इनटू टोटल करंट कितनी आ रही है, टोटल करंट कितनी डिवाइड होने के लिए आ रही है, 2। तो ये हो जाएगा 2। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सिंपल, अगर आप देखेंगे तो ये 6/9, और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा। कितना आ गया, ये 2/3। मतलब इस वाले रास्ते पर करंट आ गई 2/3। अब आइए जरा, इस वाले रास्ते पर चल रहे हैं 2/3 करंट को लेकर, ए यहां है, यहां सी पर आने के बाद हम फिर से डिवाइड होंगे। एक रास्ता हमें सी से ए का नजर आएगा और एक रास्ता हमें सी से बी का नजर आएगा, और हमें यहीं तो आना है, सी से बी वाले रास्ते पर। तो इस केस में फिर से डिवाइड करो, इधर वाले रास्ते का रेजिस्टेंस कितना है, 4 और 2 6, और इधर वाले रास्ते का रेजिस्टेंस कितना है, 6। तो इसका मतलब सी बी ए, ये वाला जो रास्ता था इधर का 6 और इधर का 6, तो हाफ हाफ करंट डिवाइड हो जाएगा। 2/3 है तो 1/3 इधर जाएगा और 1/3 आपका इधर आएगा। बात आ रही है समझ में, भाई यहां पर 6 और इधर का 6, तो 1/3 इधर गया और 1/3 इधर गया, क्योंकि 2/3 है तो दोनों में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप 1/3 पर क्लिक करते और एक कदम आपका जेईई एडवांस की तरफ होता। भाई इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा आप ब्रांचेस को देखिए कि कैसे कनेक्ट हैं, ठीक है। सिंपल वे में हम लोगों ने सॉल्व किया है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझाने में टाइम लग रहा है बस। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आसानी से कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। चलिए जरा आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखिए जरा, यहां पर अगर हम समझने की कोशिश करें, 2 आइडेंटिकल हीटर फिलामेंट आर कनेक्टेड फर्स्ट इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज। भैया 2 हीटर फिलामेंट हैं, पहले हमने उन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, फिर हमने उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया एट द सेम अप्लाइड वोल्टेज। वोल्टेज सेम है, V सेम है, इसका मतलब हीट का फॉर्मूला जो है ना वो V के टर्म में लिखना है। द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस इन द सेम टाइम फॉर द पैरेलल टू द सीरीज। और कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कैसे हम हीट कैलकुलेट करते हैं जब वोल्टेज दिया होता है, तो V² / R × T, ठीक है ना, ये होता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो यार H = I² RT, ये तो सबको याद होता है। I की जगह V/R पुट कर दो, यही आएगा, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज सेम है, टाइम सेम है, तो H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। हमें क्या बताना है, पैरेलल टू द सीरीज। तो आप देखिए भाई, HP पैरेलल अपॉन HS सीरीज, तो कितना हो जाएगा, सीरीज का रेजिस्टेंस अपॉन पैरेलल का रेजिस्टेंस। सीरीज में रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 आइडेंटिकल फिलामेंट हैं, तो भैया R अगर एक का है तो 2R हो गया, ऐड हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा, R/2, तो ये आ जाएगा 4/1। इसका मतलब आंसर जो है वो 4:1 होता। 4:1 पर क्लिक करते और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता, ठीक है ना। चलिए जरा आगे की तरफ चलते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है। इसमें सेंसिटिविटी का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप वोल्टेज सेंसिटिविटी को चेंज करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी कितना चेंज होगा, किस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करते हैं। देखो इसका मैं प्रोसीजर बता दे रहा हूं, फिर मैं आपको इसका एक फॉर्मूला भी क्रिएट करके दे दूंगा, आप उस फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं। आइए जरा हम समझते हैं पहले। The current sensitivity of moving coil galvanometer is increased by 25%. करंट सेंसिटिविटी को हमने 25% इंक्रीज कर दिया। This increase is achieved only by changing in the number of turn of the coil and area of cross section of the wire while keeping the resistance of galvanometer coil constant। भाई साहब ये जो कांस्टेंट बोला गया है ना, ये बहुत कुछ बोल रहा है। आइए, द परसेंटेज चेंज इन द वोल्टेज सेंसिटिविटी विल बी, पहले तो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है भाई,
फॉर्मूला होता है आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है Vs इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है ना। अब देखिए जरा, अगर हम इसको सिंपल करना चाहें तो पहले केस में वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs है, करंट सेंसिटिविटी Is है और रेजिस्टेंस R है। हमने करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर दिया बाय 25%। इसका मतलब अब जो नई करंट सेंसिटिविटी बनाई हमने, जिसको मैं I' से लिख दे रहा हूं, ये कितना हो गया? अब ये पहले जो Is था उसमें 25% और ऐड कर दिया भाई मैंने। इसका मतलब ये हो गया, ये हो जाएगा 125 अपॉन 100 Is। इसका मतलब हो गया, ये आ गया 0.25 या सॉरी 1.25 Is। कितना आ गया ये? 1.25 Is ये आ गया। ये नई सेंसिटिविटी है, नई सेंसिटिविटी। कौन सी? करंट सेंसिटिविटी। जब आपने 25% इंक्रीज किया, इसका मतलब ये हो गया कि जो नई करंट सेंसिटिविटी है वो 1.25 टाइम हो गई ओरिजिनल के। तो आपको बताना है वोल्टेज सेंसिटिविटी में कितना परसेंट चेंज हुआ। देखो भाई, वोल्टेज सेंसिटिविटी में परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आपको देखना है कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है। तो यहां रेजिस्टेंस में चेंज नहीं बोला गया है। प्रॉब्लम बहुत आसान हो गई यार, रेजिस्टेंस सेम है। अब देखिए जरा, V' कितना हो जाएगा? I' अपॉन R, क्योंकि रेजिस्टेंस में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो अगर हम देखें तो I' की वैल्यू कितनी है? 1.25 Is अपॉन R। और एक बात बताओ मेरे को, ये जो Is अपॉन R है ये क्या हो जाएगा? 1.25, ये Vs हो गया ओरिजिनल वाला, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो जितना परसेंट आपने किसमें, करंट सेंसिटिविटी में चेंज कराया है, सेम उतना ही परसेंट वोल्टेज सेंसिटिविटी में चेंज आएगा। क्योंकि वोल्टेज सेंसिटिविटी भी कितना बन रहा है? 1.25 ऑफ Vs। कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है मेरे बच्चों, तो कैसे निकालोगे आप लोग? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब V' माइनस Vs अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज के लिए इसका एलसीएम ब्रेक कर दो, V' अपॉन Vs माइनस 1 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी है? 1.25 माइनस 1 इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे 25%, और पॉजिटिव में आ रहा है। तो पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होगी। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोग रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज करा देते हैं, तो वहां पर वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज होती है, और उस डिक्रीज को हम लोग को माइनस से रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है ना। अब आइए जरा, इस टाइप की जब प्रॉब्लम एक और आएगी जहां पर रेजिस्टेंस को भी चेंज कराएंगे हम, वहां पर मैं आपको एन टाइम के टर्म में फॉर्मूला क्रिएट करके दिखाऊंगा। फिलहाल आपको सिंपल मेथड को फॉलो करके इस क्वेश्चन को करना था। तो आंसर इसका कितना आ जाता? +25%। चलिए देखो भाई, कितना सिंपल है ये भी। इसमें क्या बताना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में। बच्चों अगर आप देखो ए और बी के बीच में बताना है, तो आप इससे ऊपर का देखो जरा, ये आपका व्हीट स्टोन दिखाई दे रहा होगा, ये आपका व्हीट स्टोन दिखाई दे रहा होगा। तो जब ये व्हीट स्टोन दिखाई दे रहा है और सभी रेजिस्टेंस 4 के हैं, और आपको पता है कि अगर व्हीट स्टोन बैलेंस है और सभी रेजिस्टेंस R के हैं, तो आंसर भी R ही होता है, ये सभी को पता है। तो ऊपर वाले का आंसर कितना हो गया? 4। भाई व्हीट स्टोन ब्रिज है और सभी आर्म में रेजिस्टेंस R है और बैलेंस हो गया, तो आंसर भी R ही होता है। तो ऊपर वाले का आंसर 4 हो गया। अब देखो, ये जो A और B के बीच में 16 कनेक्ट है, और ऊपर वाला कितना आ गया? नेट 4 आ गया। तो 4 और 16 किस में हो जाएंगे? अरे भाई ऐसे हो गया ना, ये 16 है, और ऊपर का फाइनल कितना आ गया? 4 आ गया। सारा सॉल्व होकर 4 और 16 ये पैरेलल में है। 16 इंटू 4 अपॉन 16 प्लस 4, दैट इज 64 अपॉन 20, और जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3.2 आ गया। कितना आ गया? 3.2। तो इस तरीके से आप इस पर क्लिक करते और एक कदम आपका जेई एडवांस की तरफ होता। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इसमें क्या बताना है? यह भी बहुत सिंपल हो गया। इसमें भी आपको अगर हम देखें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में। देखो भाई, जितना पोटेंशियल, अगर मैं देखो पॉइंट पोटेंशियल मेथड से करके दिखाता हूं मैं। अगर इसका पोटेंशियल कितना है? VA है, इसका पोटेंशियल VA है। तो पहले आप यहां से आओ, ए यहां पर इसका भी पोटेंशियल VA होगा भाई,
हाँ या ना? क्योंकि इधर से तो कोई वायर ही कनेक्ट नहीं है, रेजिस्टेंस ही नहीं मिल रहा देखने को। अब आइए जरा, अगर हम यहां से चले तो यहां रेजिस्टेंस आ गया, तो यहां का पोटेंशियल बदल जाएगा। यहां का पोटेंशियल मैंने बोल दिया, चलो क्या VC बोल देता हूं, चलो VC या VB बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इधर से आएंगे तो बात एक ही है। यहां पॉइंट B है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल VB, कुछ भी बोल सकते हैं, पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला VB है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, VB हो जाएगा। अब देखिए, ये रेजिस्टेंस भी A और B के बीच में कनेक्ट है, ये रेजिस्टेंस भी A और B के बीच में कनेक्ट है, और ये रेजिस्टेंस भी A और B के बीच में कनेक्ट है। यार ये तीनों दो सेम पॉइंट के बीच में कनेक्ट हैं, तो तीनों ये पैरेलल में होंगे, और तीनों का जब आप पैरेलल फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 किलो ओम। ठीक है ना? आप 1/20 1/20 प्लस 1/10 इस तरीके से कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो वो 1/5 आएगा, फिर उसका रेसिप्रोकल करके 5 आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे की तरफ, इसमें देखिए जरा, इसमें किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लग जाएगा और आसानी से ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फिगर शोज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट का पार्ट है मेरे बच्चों। द पोटेंशियल एट पॉइंट ABC, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है भाई 30 वोल्ट, बी पॉइंट का कितना है 12 वोल्ट, और सी पॉइंट का कितना है 2 वोल्ट। आपसे क्या पूछा गया, द करंट फ्लो थ्रू द 20 ओम। इसका मतलब यहां पर कितनी करंट फ्लो हो रही है। हमने बोला यार यहां पर हमारी I2 करंट फ्लो हो रही है, यहां पर I1 फ्लो हो रही है, यहां पर I3 फ्लो हो रही है। तो इस वाले जंक्शन पर अगर मैं इस वाले जंक्शन का पोटेंशियल कितना बोल दूं, इस वाले जंक्शन का पोटेंशियल V बोल दिया मैंने। तो आप एक बात बताइए, I1 इनकमिंग है और I2 और I3 आउटगोइंग है, तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, आइए I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, I2 कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों, बट उसके लिए सभी की वैल्यू डालिए। अब देखिए यहां का पोटेंशियल 30 है, यहां का V है, तो ओम्स लॉ लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 30 माइनस का V अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 10 इक्वल टू I2 V माइनस का, देखो यहां का पोटेंशियल V हाई टू लो, B पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 12, V माइनस 12 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 20 प्लस I3, यहां का पोटेंशियल V और इधर C का 2 है, तो कितना हो जाएगा ये आपका V माइनस का 2 अपॉन रेजिस्टेंस है 30। सॉल्व कर लो भाई, 30 माइनस का V अपॉन 10 इक्वल टू LCM 60 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये 3V माइनस का 36 प्लस 2V माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से V जो आएगा ये 20 वोल्ट आ जाएगा सॉल्व करने पर। अब V जब 20 वोल्ट आ गया मेरे बच्चों, तो आप V की वैल्यू 20 डालिए, अब I2 आंसर आ जाएगा। आपको I2 ही तो बताना है, तो I2 कितना हो जाएगा, जो I2 बनेगा वो हो जाएगा आपका 20 माइनस 12 अपॉन 20, कितना हो गया ये 8/20, और ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2/5, और 2/5 का मतलब कितना आ जाएगा 0.4। तो ये ऑप्शन आपका 100% सही होता। ये किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन था, इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। बहुत सिंपल था भाई, बहुत सिंपल। कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जहां पर जब भी कॉन्सेप्ट आए, कोई नया कॉन्सेप्ट आए, तुरंत आप अपने फॉर्मूले सीट को अपडेट करिए मेरे बच्चों। ठीक है, आइए आगे की तरफ चलते हैं। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के नहीं डरना, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अभी मैं आपको इसको मुश्किल से 20 सेकंड में सॉल्व करके दिखा दूंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A student is provided with a variable voltage source V। एक स्टूडेंट है, उसको वेरिएबल वोल्टेज सोर्स दिया गया है। A test resistor RT इक्वल टू 10 ओम। जहां जहां डायग्राम में RT दे रखा है उसकी वैल्यू 10 ओम है। 2 आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर G1 एंड G2, दो गैल्वेनोमीटर हैं G1 और G2, ध्यान देना गैल्वेनोमीटर, एंड 2 एडिशनल रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 10 मेगा ओम और R2 इक्वल टू 0.001 ओम। मतलब ये हुआ जो R1 है वो 10 इंटू 10 टू द पावर 6 है, और जो R2 है वो 0.001 है, ये बहुत कम है। मतलब ये दे रखा है आपको, जो R1 है ये मच ग्रेटर देन है R2 से। देखेंगे अभी इसकी क्या जरूरत पड़ेगी।
फॉर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ द मोस्ट सुटेबल सर्किट। आओ भाई, जब आप मोस्ट सुटेबल सर्किट की बात करते हैं तो आप वोल्ट मीटर भी लगाएंगे रेजिस्टेंस के पैरेलल में, क्योंकि आपको क्या करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा, वी और आई में ग्राफ बनाना है ना आपको, और करंट को मेजर करने के लिए आपको अमीटर भी लगाना पड़ेगा। तो अमीटर आप सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर आप पैरेलल में लगाते हैं। ना ही आपको वोल्ट मीटर दिया हुआ है, ना ही आपको अमीटर दिया हुआ है, आपको गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है, तो आपको वहां वोल्ट मीटर बनाना पड़ेगा। तो वोल्ट मीटर कैसे बनता है, जब गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। मतलब जब मैं गैल्वेनोमीटर के साथ R1 सीरीज में लगाऊंगा, क्योंकि R1 हाई है, बात समझ में आ रही है। जब मैं गैल्वेनोमीटर के साथ R1 को सीरीज में लगाऊंगा तो मेरा वोल्ट मीटर बनेगा, और जब मैं गैल्वेनोमीटर के साथ R2 को पैरेलल में लगाऊंगा तो अमीटर बनेगा। ठीक है, आइए देखिए जरा, अगर मैं पहले डायग्राम को देखूं, इस वाले डायग्राम को, तो RT जो है हमारा ये टेस्ट रजिस्टर था, इसी के अक्रॉस हमें क्या करना है, ओम्स लॉ वेरीफाई करना है, V और I ग्राफ बनाना है। तो इसके पैरेलल में मैं क्या लगाऊंगा, वोल्ट मीटर, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, और इसके सीरीज में क्या लगाऊंगा मैं, अमीटर। तो देखो मेरे बच्चे, यहां पर क्या होगा, ये जो है जब आप वोल्ट मीटर लगा रहे हैं, ये वोल्ट मीटर है, क्या ये वोल्ट मीटर सही बना हुआ है यार? गैल्वेनोमीटर के साथ आपने क्या किया, पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया। पैरेलल में रेजिस्टेंस थोड़ी लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ, सीरीज में लगाते हैं ना वोल्ट मीटर लगाने के लिए। तो ये डायग्राम गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब आइए जरा हम लोग चलते हैं बी डायग्राम की तरफ। तो जब हम इस वाले डायग्राम की तरफ चलेंगे तो इस वाले डायग्राम में अगर हम देखें मेरे बच्चों, तो देखो फिर से वही गैल्वेनोमीटर G1 के साथ, गैल्वेनोमीटर G1 के साथ हमने R1 किस में लगा रखा है, R1 लगा रखा है हमने पैरेलल में। तो यार वोल्ट मीटर थोड़ी बन जाएगा ये, R1 जब आप पैरेलल में लगाएंगे तो वोल्ट मीटर नहीं बनेगा ना। आपको क्या करना है, G के साथ R1 को सीरीज में लगाना है, तब जाकर वो क्या बनेगा, वोल्ट मीटर बनेगा। तो अगर हम देखें तो ये वाला भी गलत हो गया यार। ठीक है, अब आइए सी ऑप्शन पर। सी ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसके साथ वोल्ट मीटर लगाया मैंने। वोल्ट मीटर कैसे बनाया, ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने R1 जो कि हाई रेजिस्टेंस है सीरीज में लगाया, तो ये बन गया V, और इसको किस में कनेक्ट कर रखा है मैंने, पैरेलल में। बिल्कुल सही है, लेकिन अभी हमें अमीटर भी देखना है कि अमीटर सीरीज में लगेगा नहीं लगेगा। ये जो है वो अमीटर का काम कर रहा है। अब अमीटर कैसे बनाया हमने, गैल्वेनोमीटर के साथ शंटिंग करके। शंटिंग क्या होता है, लो रेजिस्टेंस, R2 की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, और यार ऐसा ही तो बोला गया है, R2 जो है वो बहुत कम है, 0.001। इसका मतलब ये परफेक्ट अमीटर है, ये परफेक्ट अमीटर है, और ये परफेक्ट वोल्ट मीटर बन रहा है। अगर मैं इसको रिड्रॉ करके बताऊं ना इस सर्किट को, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये RT हो गया, और ये परफेक्ट वोल्ट मीटर बना हुआ है, परफेक्ट पैरेलल में, और ये परफेक्ट अमीटर बना हुआ है जो कि सीरीज में। इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा भैया, ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है ना। अब अगर हम यहां देखें तो फिर से यहां वही कहानी भाई, ये वाला फिर से गलत हो गया। कैसे, G1 के साथ पैरेलल में लगा दिया ये, तो यार ये वाला भी गलत हो गया। तो बिल्कुल सही जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन था। बस इसमें क्या देखना था कि वोल्ट मीटर लगा रखा था किसके, रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में, और वो वोल्ट मीटर डिजाइन कैसे हुआ था ये आपको देखना था इसमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। 2023 की ही प्रॉब्लम चल रही है कंटिन्यू, और आप देख रहे होंगे प्रॉब्लम में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कंप्लीट चेक किया जा रहा है, और थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है कहीं कहीं पर यूज हो रहा है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एकेडमिक लेवल के ही आ रहे हैं। आइए देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। मतलब असर्शन और रीजन से है प्रॉब्लम। अब देखो मेरे बच्चों, असर्शन रीजन कैसे है। फॉर मेजरिंग, असर्शन क्या कह रहा है, फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 600 ओम। कोई भी एक सर्किट है, देखो कोई भी एक सर्किट है, जैसे मान लो कि ये एक सर्किट है और यहां पर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 600 ओम है। ठीक है ना, यहां पर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा। अब देखो जरा, द वोल्ट मीटर विद रेजिस्टेंस 1000 ओम while will be preferred over the वोल्ट मीटर विद रेजिस्टेंस 4000 ओम। मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि वोल्ट मीटर हमारे पास दो हैं। एक वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, V1 का रेजिस्टेंस है आपके पास 1000 ओम,
और दूसरे का है कितना, ये वोल्ट मीटर लिख रहा हूं बेटा, ठीक है ना, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4000 ओम सेकंड वाले का। वो कह रहा है V1 को प्रेफर कर रहे हैं हम V2 के ओवर, मतलब V2 की जगह क्या हम V1 को लगा दें? सही है, ये स्टेटमेंट में तो V1 ही लगाया जा रहा है। आओ देखते हैं। देखो वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, वोल्ट मीटर उतना ही सही तरीके से काम करेगा और एक्यूरेट रीडिंग मेजर करेगा। कैसे? आओ देखो, यहां से करंट चली मेरे बच्चों, यहां से करंट चली, यहां से जैसे मानो, और यहां मेरे को पोटेंशियल मेजर करना है। अब यहां जाकर करंट जैसे डिवाइड हुई, तो ये जो मेन करंट है वो रेजिस्टेंस में जानी चाहिए, तो यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही मेजर होगा। अब आप एक बात बताइए, अगर इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हाई होगा, जितना ज्यादा हाई होगा, इधर करंट उतनी ही मिनिमम जाएगी, बहुत कम से कम जाएगी, तो मैक्सिमम करंट आर के थ्रू जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए। तो आप मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं इस V को ये वाला यूज करूं और ये वाला यूज करूं, कौन सा यूज करूंगा तो मैक्सिमम करंट R में जाएगी? भाई जब मैं 4000 को यूज करूंगा तभी ना, तो 4000 मेरे लिए बहुत सही होगा ना, 4000 रेजिस्टेंस वाला वोल्ट मीटर। क्यों? क्योंकि फिर वोल्ट मीटर में करंट कम से कम जाएगी और सर्किट की करंट जो मेन रेजिस्टेंस में जानी थी वो ज्यादा जाएगी। भाई जब मैं 1000 यूज कर लूंगा तो उस केस में जो करंट है वो करंट का मैक्सिमम पोर्शन इधर भी जा सकता है। 4000 जब मैं यूज करूंगा तो 1000 के कंपैरिजन में 4000 का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इधर करंट कम जाएगी और इधर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट ज्यादा जाएगी। तो यार ये वाला ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा ना V2 को। इसका मतलब ये हुआ, for measuring the potential difference across a resistance of 600 ohm, the voltmeter with resistance 1000 ohm will be preferred over the voltmeter with resistance 4000 ohm। ये स्टेटमेंट गलत हो गया पूरी तरीके से। रीजन देखिए जरा, voltmeter with higher resistance will draw a smaller current than voltmeter with lower resistance। अरे भाई यही बात तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है वो स्मॉलर करंट ड्रॉ करता है अपने अंदर से, किसके कंपैरिजन में? जिसका रेजिस्टेंस लो होता है। बिल्कुल वही बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो इसके अंदर करंट कम जाएगा, सर्किट में करंट बना रहेगा। ठीक है, तो रीजन एकदम परफेक्ट है, रीजन 100% सही भी है और बिल्कुल परफेक्ट सटीक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, लेकिन असर्शन इन्होंने क्या कर दिया, गलत कर दिया। तो ऐसा ऑप्शन अगर मैं देखूं, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, यही ऑप्शन इसका सही जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 100% सही होता और आप एक कदम एडवांस की तरफ होते। कितना अच्छी प्रॉब्लम है ना ये। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने डायरेक्ट इसके फॉर्मूले भी हम लोग याद करके जाते हैं, बट फिर भी अगर फॉर्मूला नहीं याद है फिर क्या करेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर एन साइड पॉलीगन ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर वुड बी। आपके पास एक वायर है, यूनिफॉर्म वायर है, उसका रेजिस्टेंस आर है, उससे आपने एक रेगुलर पॉलीगन बनाया, रेगुलर पॉलीगन, तो आपको बताना है कि कितना रेजिस्टेंस आएगा दो एडजेसेंट के अक्रॉस। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट इसको क्लिक कर सकते थे, नहीं याद है तो कैसे फॉर्मूला फ्रेम करते, आइए देखिए जरा, मैं आपको फॉर्मूला फ्रेम करके दिखा रहा हूं। मेरे पास ये एक वायर था, ये वायर था, इसका जो रेजिस्टेंस था वो R ओम था। ठीक है ना, हम लोग एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना ले रहे हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कोई भी एक रेगुलर पॉलीगन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, फॉर्मूला फ्रेम करके दिखा रहा हूं मैं आपको। तो जैसे अगर मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाऊंगा तो उस केस में क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, देखो जरा, ये रेजिस्टेंस R/3, ये रेजिस्टेंस R/3, ये रेजिस्टेंस R/3, तो ये हो जाएगा आपका A, B और C। कोई भी दो एडजेसेंट पॉइंट ले लो भाई, कोई भी दो एडजेसेंट पॉइंट लो। कौन कौन से लोगे? एडजेसेंट पॉइंट आप समझते हो ना, जैसे मानो कि आप ये जो आर्म्स होती हैं ये एडजेसेंट होती हैं, तो चलो मैं कहीं पर भी कैलकुलेट कर लेता हूं। अगर मैं इसमें देखूं तो मैं RBC कैलकुलेट कर रहा हूं, B और C के अक्रॉस। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? अगर हमें इसके अक्रॉस कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों, तो चलो नेट कैलकुलेट करके बताओ। इधर से चले और इधर से चले
तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, और इसका जो रिजल्ट है वो r/3 के साथ किस में हो गया, पैरेलल में। तो RBC जो आएगा मेरे बच्चों, इन दोनों का सीरीज कितना आया, 2r/3, 2r/3, और 2r/3 r/3 के साथ किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। तो आंसर आ जाएगा 2r/3 इंटू r/3 अपॉन कितना, 2r/3 प्लस r/3। तो ये तो r हो जाएगा फाइनली। तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये आ जाएगा आपका 2r² अपॉन 9 इंटू r, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2r अपॉन 9। कितनी आर्म ले रखी है आपने पॉलीगन की, 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आप देखिए यार, जब मैंने 3 आर्म ले रखी थी, n की वैल्यू 3, तो ये क्या बन रहा है, यहां पर क्या बन रहा है, ये n-1 बन रहा है, n-1 बन रहा है ना, 3 - 1 2, तो ये हो जाएगा n-1 अपॉन नीचे क्या बन रहा है, n², 3 का स्क्वायर इंटू r। तो अगर आप देखें तो ऐसा ऑप्शन कहां पर है, ये रहा। तो आगे से आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आपके पास कोई वायर है और उससे आप एक रेगुलर पॉलीगन बना रहे हैं n साइड का, तो जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो n-1 अपॉन n² इंटू r होता है। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत सही तरीके से मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताया, ठीक है ना। चाहो तो आप इसको एक स्क्वायर फॉर्म में भी जाकर कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से वो हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वायर ले लेते हैं तो इस तरीके से, जैसे अगर मान लो मेरे को ABCD तो किसी वायर से बनाएंगे तो ये r/4 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 r/4, ठीक है ना। अब मेरे को AD के अक्रॉस कैलकुलेट करना है, तो भाई देखो ये जो है आपके ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे ये वाले, और रिजल्ट जो है वो r/4 के साथ किस में हो जाएगा, पैरेलल में। तो r/4 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 कितना हो गया, ये 3r/4, 3r/4 जो है इस वाले r/4 के साथ पैरेलल में, तो r/4 अपॉन सम करेंगे तो r आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों 3r/16। अब देखो, जब आपने आर्म कितनी ली, 4, पॉलीगन की जो साइड ली आपने 4 ली, तो देखो न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, ये 3 आ रहा है। 3 कैसे आएगा, n-1 अपॉन में क्या आ रहा है, n², भैया 4 का स्क्वायर 16, साफ साफ पता चल रहा है यही फॉर्मूला बनेगा। तो आप इस हिसाब से ये फॉर्मूला बना सकते थे, ठीक है। आगे से लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे यार, n-1 अपॉन n² होता है। मैंने आपको इसलिए बताया कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है ना, रट्टाफिकेशन नहीं चल रहा है, सारी ट्रिक्स भी सिखाई जा रही हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इसमें देखो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, तो इसमें सभी को पता है, जब हम लोग इस टाइप की प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें, देखो सबसे पहले व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए फ्रेम बना लो, A और इधर वाला कितना है, B है। अब C और D किसी को भी कर लो, चलो इसको C कर लेते हैं, इसको D कर लेते हैं। तो अगर हम देखें यहां पर मैंने क्या कर दिया, C, और यहां पर कर दिया मैंने D। अब मेरे बच्चों देखो A और C के बीच में कितना कनेक्ट है, 2R, A और C के बीच में 2R कनेक्ट है, और इसी तरीके से देखो A और D के बीच में R कनेक्ट है, ये R कनेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से C और B, C पॉइंट ये रहा और B पॉइंट ये रहा, 6R कनेक्ट है, 6R हो गया ये। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो पॉइंट हमारा B और D है, B पॉइंट ये रहा और D पॉइंट ये रहा, 3R कनेक्ट है, 3R कनेक्ट है मेरे बच्चों। और C और D ये जो डायगोनल पे लगे हुए हैं यहां पर 9R कनेक्ट है। अगर आप देखें तो जो ब्रिज है हमारा ये बैलेंस है, कैसे पता चल रहा है, अगर इन दोनों आर्म का रेजिस्टेंस देखो कितना आएगा, 2R/6R, दैट इज 1/3, ठीक है। और यहां देखें तो ये भी 1/3 आएगा, R/3R कितना आ गया, 1/3। तो इसका मतलब ये आया कि रेशियो सेम है, P/Q = R/S। तो इस डायगोनल वाले का खेल खत्म। तो जब डायगोनल वाले का खेल खत्म तो ये 2R और 6R सीरीज में, तो इसका जो आएगा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8R। और इधर देखें तो R और 3R किस में, सीरीज में, तो इसका कितना आ जाएगा 4R। और रिजल्ट आपस में किस में हो जाता है, पैरेलल में। तो कितना हो गया 8R इंटू 4R अपॉन सम जब करेंगे तो ये हो जाएगा 12R। कितना हो जाएगा, 4 3 12, 8/3R। 8/3 ऑप्शन पर क्लिक करते और एक कदम आपका जेई एडवांस की तरफ होता। चलिए सिंपल।
इसमें देखिए जरा, ये जो क्वेश्चन है फिर से वही प्रॉब्लम सेंसिटिविटी वाली आ गई कि अगर आप किसी भी गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी को चेंज कराते हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में कितना % चेंज आएगा। देखो यहां जो हम करा रहे हैं, द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी बाय 50%। मतलब नंबर ऑफ टर्न को इंक्रीज कराकर करा रहे हैं। वहां पर क्या हो रहा था, अभी जब लास्ट प्रॉब्लम की थी हमने नंबर ऑफ टर्न और एरिया दोनों को इंक्रीज कराया था, तो रेजिस्टेंस नॉट अफेक्टेड हुआ था और क्वेश्चन में साफ साफ बोल भी दिया गया था कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इस वाले प्रॉब्लम में क्या हुआ, जब आप कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करेंगे, वो जो वायर जो यूज कर रहे हैं जो टर्न करने के लिए, साफ साफ बोल रहा है ना, टर्न को इंक्रीज करके हमने करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया है। भाई करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है यार, अगर हम बात करें करंट सेंसिटिविटी जो होता है NAB/K होता है, ठीक है। तो हमने जो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज किया वो N को इंक्रीज करके किया है। तो जब आप N को इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ टर्न, तो वायर की लेंथ इंक्रीज होगी और वायर की लेंथ इंक्रीज होगी तो वायर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो अगर आप करंट सेंसिटिविटी को 50% इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब ये हुआ जो I' जो है वो प्रीवियस वैल्यू का 50% इंक्रीज हो गया, मतलब 1.5 IS हो गया। तो इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा R' वो भी 1.5 R हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के रेजिस्टेंस। तो जिस रेशियो में आपने करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज की है, ठीक उसी रेशियो में आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा यहां पर, तो अगर हम देखें V' कितना हो जाएगा, I'/R'। इससे पहले वाले क्वेश्चन में R' नहीं आ रहा था, वो सेम था। तो चलो भाई 1.5 R, 1.5 R नहीं 1.5 I, तो ये हो जाएगा आपका मेरे बच्चों 1.5 IS/R' कितना 1.5 R। तो ये जो है IS/R कितना आ गया, ये 1.5 से 1.5 कैंसिल, ये सीधे सीधे VS आ गया। इसका मतलब V' जो है वो सीधे सीधे VS आ गया। तो यार फाइनल वोल्टेज सेंसिटिविटी तो वही आ रही है जो ओरिजिनल है, तो कुछ चेंज होगा क्या, कोई चेंज नहीं होगा। परसेंटेज चेंज जो आएगा वो 0% होगा। तो आप 0% पर क्लिक करते और एक कदम जेई एडवांस की तरफ होता। चलिए नेक्स्ट, इसमें देखिए, द H amount of thermal energy is developed by a resistor in 10 seconds when a current of 4 ampere is passed through it। भैया क्या फॉर्मूला होता है यार, H = I² RT, यही होता है। अब वो कह रहा है इफ द करंट इज इंक्रीज टू 16 एम्पियर द थर्मल एनर्जी डेवलप बाय द रेजिस्टर इन 10 सेकेंड। टाइम तो सेम है, सीधे सीधे करंट पर चला गया क्वेश्चन। तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो देखना जरा H2/H1 = I2/I1 का स्क्वायर। H2 मेरे को कैलकुलेट करना है, H1 H दे रखा है, I2 कितना कर दिया 16 और I1 कितना है 4। तो ये हो जाएगा आपका कितना, H2 = 16 टाइम्स ऑफ H1 दैट इज 16H। ये हो गया 16H। 16H पर क्लिक करते और एक कदम जेई एडवांस की तरफ होता। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं जल्दी से। इसमें देखिए भाई क्या बोला गया, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ कंडक्टर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज VD। भैया किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है। ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है मैं अगर आपको बताऊं तो एक तो होता है I = V ना, जब हम करंट के केस में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, और एक आप पोटेंशियल की टर्म में हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं EV/L × m τ। अब हम देख लेते हैं हमारे सामने सिचुएशन क्या है। द कंडक्टर इज नाउ रिप्लेस्ड बाय अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह कोई चेंज नहीं होना है, एंड सेम लेंथ L भी सेम है, बट डबल द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द अप्लाइड वोल्टेज रिमेन्स द सेम। भैया V की बात कर रहा है, वो V को हमने सेम रखा हुआ है। तो जब हम पोटेंशियल सेम रखेंगे तो कौन से कॉन्सेप्ट से आंसर करेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट से आंसर करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, जब पोटेंशियल सेम है तो एरिया का कहीं कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है क्या, इसमें कहीं नहीं यूज हो रहा है यार। इसका मतलब यह हुआ कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, अगर आप एरिया को डबल कर भी रहे हैं तो VD जो रहेगा वो सेम रहेगा। तो जो पहले था वही, मतलब
अभी भी VD ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करते और एक कदम जेईई एडवांस की तरफ होता। ठीक है, अगर वो करंट पर करता ये कि करंट कांस्टेंट है, तब हम यहां से आंसर करते तो VD इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता एरिया के। ध्यान देना बच्चे कैसे गलत करते हैं। ठीक है, इसमें बात पोटेंशियल की हुई है, तो पोटेंशियल वाले केस में आप लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। देखो भाई, ये जो सर्किट है, इस सर्किट को सॉल्व करना है और सिंपल आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। आइए कर देते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। चलो पहले हम लोग देखें ए और बी के अक्रॉस बताना है, तो इस ऊपर वाले मंदिर को सॉल्व कर देते हैं। जय श्री राम। इस वाले मंदिर को सॉल्व कर देते हैं। आइए जरा, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, इसमें ये दोनों सीरीज में 1.5 और 0.5, 1.5 और 0.5 का कितना आ गया 2 और 12 किस में होगा, पैरेलल में। अरे भाई जब हम यहां से जाएंगे तो ऐसे तो चलेंगे ना, तो ऊपर वाला कितना हो गया ये 2 और 12 किस में है, पैरेलल में। तो ये हो जाएगा 2 × 12 अपॉन सम 14 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 12/7। 12/7 आ गया। नीचे की तरफ अगर हम चलें तो इधर देखें तो 1 और 1 का कितना हो गया 2 इस 6 के साथ किस में है, पैरेलल में है। तो ये हो जाएगा 2 × 6 अपॉन 2 + 6 दैट इज 8। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 12/8 दैट इज 3/2। 3/2। अब आप एक बात बताइए जरा, ऊपर वाले का कितना हो गया है भाई, ऊपर वाले का अगर हम बात करें तो 12/7, नीचे वाले का कितना 3/2। अब इधर देखिए जरा, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको, ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन बन गया वो कुछ ऐसा बन गया, ऐसा। ऊपर वाला जो है ये आपका 12/7 और नीचे वाला जो है आपका ये हो गया कितना, ये हो गया 3/2। अब यहां से अगर हम देखें, ये इस तरीके का बन गया क्वेश्चन, इस तरीके का। अब देखो भाई जरा, अगर मैं बात करूं इस वाले पॉइंट के पोटेंशियल की, मेरे बच्चों इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर V है, तो यार इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल V, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल V। ठीक है, अच्छा ये दोनों कहां कनेक्ट है, यहां पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला से आपस में पैरेलल में है। ठीक इसी तरीके से ये भी आपस में पैरेलल में है। तो अगर मैं सर्किट रिड्रॉ करूंगा, तो सर्किट रिड्रॉ करने में किस हिसाब से बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा आपका जो सर्किट है मेरे बच्चों, ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये जो सर्किट है आपका, ये इस तरीके का बन जाएगा। यहां पर ये 12/7 जा रहा है, और अगर हम देखें तो ये दोनों किस में है, ये दोनों आपके पैरेलल में है, 8 और 2। तो ये मतलब, चलो अलग से करके भी दिखा देता हूं, 8 2 फिर से, और ये हो जाएगा आपका 4 और 6। तो 4 और ये हो गया 6। आसानी से आप लोग कर सकते हो। ये ऐसे बन गया भैया आपका जो सर्किट है ना, ये कुछ ऐसे करके बन गया, ये ऐसे बन गया ये। तो अब तो आसान हो गया सॉल्व करना बिल्कुल। अगर हम बात करें तो ये कितना है आपका, ये 12/7 है, और ये आपका कितना है 8, ये आपका कितना है 2, ये आपका कितना है 4, ये कितना है 6, और ये कितना है 3/2। चलो ऊपर वाला 12/7 है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। ये दोनों पैरेलल में, तो 8 और 2 का कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन सम, मतलब 8 × 2 अपॉन 8 + 2। तो कितना हो जाएगा ये 16/10 दैट इज 1.6। और अगर आगे का देखें तो 4 और 6 भी किस में है, पैरेलल में है। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 6 अपॉन 4 + 6, ये कितना हो जाएगा 24 दैट इज 2.4। 2.4 ये वाला और ये वाला सीरीज में है, तो 2.4 और 1.6 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। मतलब ये हुआ कि ये जो है ना टोटल ये 4 बन जाएगा ये। अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यार, ये वाला ये वाला ये वाला ये सब किस में है, पैरेलल में है। तो कितना बन जाएगा, अगर आप 1/r नेट निकालेंगे तो 1/r नेट कितना हो जाएगा, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 फॉर्मूला लगा लेना। r1 12/7, r2 आपका 4, या आपका 3/2। सिंपल, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट आपका इसमें 2/3। ठीक है ना। चलिए
थोड़ा सा मैंने ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया आपको, अदरवाइज हम बहुत सही से कर सकते थे ऊपर ही कि देखो जैसे इतना करने का रिड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसलिए मैं रिड्रॉ करके समझा रहा हूं। अदरवाइज अगर आप एग्जाम में करेंगे तो बहुत सिंपल है ना, ऊपर वाले को सॉल्व किया यार साफ पता चल रहा है ये दोनों फिक्स पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, ये दोनों हो गए किसमें, पैरेलल में, यार ये दोनों भी किसमें हो गए, पैरेलल में, पैरेलल पैरेलल आंसर किसमें हो जाएगा, सीरीज में। अब ये एक बन गया, ये सारे के सारे पैरेलल में, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखो, यहां पर मैथमेटिक्स स्किल्स आपके फिर से चेक किए जाएंगे। मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिसको आप फॉर्मूले सीट में अपडेट कर लेना। आइए जरा मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है fx, कोई भी फंक्शन fx दिया हुआ है, इट मीन्स ये जो फंक्शन है ये x में है, कुछ भी हो सकता है, लाइक x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कुछ भी हो सकता है। मेरे को ये चेक करना है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम जो भी वैल्यू पॉसिबल है वो कैसे निकालते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे तो जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा उस फर्स्ट डेरिवेटिव को देखिए आप क्या करेंगे, अब डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, इसको क्या करेंगे आप, जीरो पुट करेंगे और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि x क्या होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जिस वेरिएबल में वो फंक्शन है हमारा x जो भी आए। अब फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो x इक्वल टू इसी वैल्यू पर होगा जो आप फाइंड आउट करेंगे। तो इस x की वैल्यू को जब आप यहां पर पुट कर देंगे तो फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, फंक्शन मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा ये कैसे चेक करते हैं, आपको फिर सेकंड डेरिवेटिव भी करना होता है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो फंक्शन आपका मैक्सिमा होता है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन आपका मिनिमा होता है। तो वो मैक्सिमा मिनिमा चेक करने का कॉन्सेप्ट है। लेकिन फंक्शन मैक्सिमम किस वैल्यू पर होगा, तो एक्स की इस वैल्यू पर होगा। कितना होगा, तो एक्स को आप पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर चेंजेस विद टाइम एज, ये भैया चार्ज का एक्सप्रेशन दे रखा है, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर कांस्टेंट। मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट इज, करंट की मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, करंट की मिनिमम, ध्यान देना करंट की, और आपको गिवन क्या है, ये चार्ज गिवन है। चलिए जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं तसल्ली से। आपको जो क्यूटी दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है मेरे बच्चों, चार्ज कितना, क्यूटी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको अल्फा टी माइनस बीटा टी प्लस अगर हम देखें तो इसमें चार्ज में आपके पास प्लस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्लस गामा टी क्यूब, प्लस गामा टी क्यूब, यहां पर स्क्वायर है, प्लस गामा टी क्यूब। देखो मेरे बच्चों ये स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब। अब यहां से करंट की मिनिमम वैल्यू बतानी है भाई। आइए जरा कॉन्सेप्ट लगाइए, मैथमेटिक स्किल्स थोड़े से चेक करिए अपने। सबसे पहले तो आप ये देखिए ये चार्ज का एक्सप्रेशन है, करंट का तो एक्सप्रेशन ही नहीं है हमारे पास अभी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, करंट का एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो करंट का जो एक्सप्रेशन बनेगा मेरे बच्चों, I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, ये हो जाएगा। तो जब आप यहां पर सॉल्व करेंगे तो d बाई डी टी कितना हो जाएगा, अल्फा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब। जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, अल्फा माइनस 2 बीटा टी प्लस 3 गामा टी स्क्वायर। ये आया करंट का एक्सप्रेशन, ये करंट का एक्सप्रेशन आया अभी। तो अब ये करंट कब मैक्सिमा कब मिनिमा होगा ये हमें चेक करना है और उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो भैया पहले तो मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करूंगा। जो मैंने अभी fx बताया था वो ये हमारा fx बना। उसने बोला था करंट की मिनिमम वैल्यू बताइए और चार्ज दिया था, तो भैया पहले मैं करंट तो बना लूं। तो करंट की वैल्यू मेरी ये है, करंट का जो फंक्शन आया। अब आइए जरा डी आई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा का 0 हो गया माइनस ये 2 बीटा और ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 गामा टी। ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखिए 4 मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा, चलो जो भी होगा फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करेंगे आप, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे भाई।
तो यहां से आ जाएगा ये माइनस का 2 बीटा प्लस 6 गामा टी इक्वल टू 0। और देखिए जो टी की वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 2 बीटा अपॉन 6 गामा, और ये हो जाएगा आपका कितना, बीटा अपॉन 3 गामा। टी की जो वैल्यू होगी आपकी वो बीटा अपॉन 3 गामा। मतलब जो भी फंक्शन होगा मिनिमा या मैक्सिमा वो टाइम की इसी वैल्यू के लिए होगा, और जब मैं इस टाइम को यहां पुट कर दूंगा तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे को तो मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो इस टाइम की वैल्यू को आप यहां पुट करिए, वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। चलिए करिए जरा। टाइम की अगर आप मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं यहां पर करंट की, तो टाइम को पुट कर दीजिए। देखो I इक्वल टू, अब हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब I इक्वल टू, चलो T इक्वल टू पुट करो, गामा कितना पुट करना है हमें, बीटा अपॉन 3 गामा। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू टी। टी की जगह कितना पुट करेंगे, टी की जगह पुट करेंगे बीटा अपॉन 3 गामा। इसी तरीके से प्लस 3 गामा, और टी की जगह कितना पुट करेंगे, बीटा स्क्वायर अपॉन 9 गामा स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए भाई अल्फा माइनस, यहां से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका 2/3 बीटा स्क्वायर अपॉन गामा, और ये कितना है, 3 से ये 3 टाइम कैंसिल आउट होगा, और ये गामा से गामा कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा। ये वैल्यू आ गई करंट की मिनिमम। अल्फा माइनस का बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा देख लो। अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 100% सही हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सही तरीके से आपको समझाया। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें इस लॉजिक को लगा सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए चलते हैं आगे की तरफ। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारी ये पोटेंशियोमीटर से है। देखो इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ अ गिवन सेल, द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज। देखो पोटेंशियोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट से हम लोग देखते हैं। ठीक है, और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है आपका, अगर आप देखें यहां पर, तो जैसे अगर आप मेजरमेंट करेंगे इसमें, तो E इक्वल टू जो सेल का ईएमएफ होगा वो K इंटू एल, K इंटू एल। K यहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, L इसमें वो पॉइंट होता है जिस पर नल डिफ्लेक्शन मिलता है गैल्वेनोमीटर में। जब आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे होगे तो आप देखते होगे पोटेंशियोमीटर वायर में जिस पॉइंट पर नल डिफ्लेक्शन मिलता है वो होता है। तो मेन जो सेंसिटिविटी का जो खेल है वो K से देखा जाता है, और K की जो वैल्यू होती है वो V/L होती है, और V/L को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू मेरी जितनी स्मॉल होगी, ये वैल्यू मेरी जितनी स्मॉल होगी हाई सेंसिटिव होगा। हाई सेंसिटिव जो हमारा पोटेंशियोमीटर होगा वो हाई सेंसिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए जरा K को अगर हमें स्मॉल रखना है तो यार हमें L को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। L की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी K उतना कम होगा। तो देखिए सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। बहुत सही है यार, जितनी ज्यादा पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ होगी भैया हमारा K उतना ही कम होगा और हाई सेंसिटिव हो जाएगा। मतलब सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लेंथ के। दूसरा देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। भाई साहब पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा K तो हाई हो जाएगा ना, तो जब K हाई हो जाएगा तो सेंसिटिव थोड़ी रहा वो तो कम सेंसिटिव हो गया ना, K की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो ये V/L कंप्लीट पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ज्यादा होगा मतलब K आपका हाई हो जाएगा, तो K हाई हो जाएगा तो वो सेंसिटिव नहीं होगा। सेंसिटिव होने के लिए K को स्मॉल होना पड़ेगा। नेक्स्ट आइए, ये गलत हो गया आपका बी वाला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट। बिल्कुल सही भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट के इनवर्सली होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना आपका ज्यादा होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका जितना ज्यादा होगा, हमारा जो पोटेंशियोमीटर है वो लेस सेंसिटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपका K जो है यहां पर स्मॉल होना चाहिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉल होना चाहिए हाई सेंसिटिविटी के लिए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। अब D अगर देखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, अब भैया इनवर्सली नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C ये दोनों सही हैं। आप देखिए ऐसा कहां पर बोला गया है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर C में बोला गया है। C आपका 100% सही होता।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें देखो भाई क्या बोला गया है, द रेशियो ऑफ थर्मल एनर्जी रिलीज्ड इन टू रजिस्टर R and 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। भैया पैरेलल में कनेक्ट हैं तो पैरेलल में तो यही फॉर्मूला लगेगा, V² R इंटू टी। तो ये हो जाएगा आपका H1/H2 इक्वल टू R2/R1। R2 कितना है 3R, R1 कितना है R, 3:1 कितना 3:1। ऑप्शन नंबर डी सही होता। चलो आगे चलते हैं। इसमें देखो द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 5 ओम, इट्स न्यू रेजिस्टेंस इन ओम इफ स्ट्रेच टू 5 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो भैया 5 का स्क्वायर कर दो यार। हमने क्या किया यहां पर, हम ये देखना चाहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 5 ओम, इट्स न्यू रेजिस्टेंस इन ओम इफ स्ट्रेच टू 5 टाइम्स। तो भैया 5 का स्क्वायर कर दो, वही बात तो बोल रहा हूं मैं आपको। तो आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू जो आपका पहले रेजिस्टेंस था कितना R2 इक्वल टू R1। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 5 दैट इज 125। और ऑप्शन नंबर डी 100% सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। A uniform metallic wire carries a current of 2 ampere. I की वैल्यू दे रखी है इसमें। When 3.4 volt battery is connected across it. भैया V और I दिया हुआ है तो मैं R निकाल सकता हूं ना। यहां से R कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, R इक्वल टू आ जाएगा V/I। ठीक है, अब कह रहा है द मास ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक वायर इज 8.92। ये मास दे रखा है वायर का, और वायर की डेंसिटी भी दे रखी है, और वायर की रेजिस्टिविटी भी दे रखी है, और आपसे लेंथ पूछा गया है। भैया क्या नहीं दे रखा है देखना जरा। अगर मेरे को लेंथ कैलकुलेट करना है तो मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता था रो और L/A इक्वल टू V/I। रो दे रखा है, L कैलकुलेट करना है। एरिया का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें, तो मैं एरिया के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, मास और डेंसिटी वाला। आओ समझो कैसे। देखो भाई यहां पर अगर मैं देखूं तो आपको मास दिया हुआ है, मास इक्वल टू कितना होगा, डेंसिटी D इंटू वॉल्यूम V। अब देखो मास इक्वल टू डेंसिटी D और वॉल्यूम कैसे निकाल रहा हूं, लेंथ इंटू एरिया। तो यहां से अगर आप देखो तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ। चलो इसकी वैल्यू को यहां डाल दो, ये आ जाएगा आपका रो L अपॉन एरिया की जगह कितना रखूंगा, मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ इक्वल टू V/I। अब ये कहां पहुंच जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, तो रो DL स्क्वायर अपॉन M इक्वल टू V/I। सारा डाटा इसमें गिवन है, L के लिए सॉल्व करना है। हर चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, बस आप L के लिए सॉल्व कर दीजिए सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू डालकर। आंसर बिल्कुल आपका वेरीफाई कर जाएगा 10 मीटर पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए जरा, ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या बोला गया है, अ सेल ऑफ EMF 90 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर ईच ऑफ 100 ओम। 2 रजिस्टर हैं और दोनों किस में हैं, सीरीज में हैं। जैसे एक R1 दूसरा भी R2, ये 100 ओम है, ये भी 100 ओम है, और इसके अक्रॉस हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया जो 90 वोल्ट की है। ठीक है, 90 वोल्ट। अब क्या कह रहा है, अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। भैया एक वोल्ट मीटर लगा दो, वोल्ट मीटर लगा दो। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 400 ओम। ठीक है, अब आपको बताना है द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर विल बी। वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग होगी, भैया जो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग की अगर मैं बात करूं तो जो V आएगा वो आ जाएगा कितना, भाई यहां की आप करंट कैलकुलेट कर लीजिए, करंट इंटू 100 कर सकते हो ना, करंट इंटू 100 कर लो सिंपल। या आप इसका टोटल निकाल लीजिए, टोटल जो भी रेजिस्टेंस आएगा आप वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आओ हम लोग करते हैं, पहले करंट निकालते हैं। आप एक बार बताओ 400 और 100 ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए, और इसका जो आंसर आएगा वो 100 के साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में। तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 100 अपॉन सम करूंगा तो मैं 500 आ जाएगा। ठीक है, तो 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 400/5
दैट इज 80 आ गया इधर वाले का, और 80 इस 100 के साथ किस में है, सीरीज में। तो आर नेट जो आया इसका, आर नेट आ जाएगा 100 प्लस 80 दैट इज 180। ठीक है, 180 निकाल सकते हैं आप इसका आर नेट। तो करंट कितना बनेगा, आई इक्वल टू आई बन जाएगा V अपॉन आर, और V कितना है 90, ये आपका 180 दैट इज 1/2। अब यहां से चले हम, तो जब हम यहां से चले तो ये 1/2। अब आप मुझे ये बताइए यहां का जो टोटल रेजिस्टेंस है इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है। अगर मैं बात करूं तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आया 100 और 400 का कितना आया है, ये आया है आपका 80 ओम। तो यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन जाएगा, I इंटू 80 बन जाएगा। तो इस केस में कितना हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 80, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 40 वोल्ट आ जाएगा। देखिए जरा 40 वोल्ट है क्या कहीं पर, ऑप्शन नंबर ए 100% सही होता। क्यों, आ गई बात समझ में। ये जो कॉन्सेप्ट था, आप इस कॉन्सेप्ट को तब अप्लाई करते जब आपको सीधे सीधे करंट आपको पता होता। ठीक है ना, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इसे देखिए, ये जो प्रॉब्लम है सिंपल 10th क्लास में भी आप लोगों ने इसे आपकी प्रॉब्लम कर रखी है, करंट डिवाइडिंग रूल पर है यार। ये एक नेटवर्क दे रखा है और आपको इसमें क्या करना है, R4 और R5। R4 यहां पर है और R5 ये रहा, इसमें करंट बताना है, मतलब ये वाली करंट और ये वाली करंट बतानी है आपको। चलो पहले ये देख लें कि यहां से करंट कितनी जा रही है, ये देख लेते हैं पहले। टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, ये 3 ओम है इंटरनल। आइए ऐसे चले, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो 2 का 1 आ गया, ये 1 इस वाले 2 के साथ सीरीज में हो गया, तो 1 और 2 3 हो जाएगा। चलो 20 और 5 किस में है, ये 20 और 5 आपके किस में है, ये आपके पैरेलल में है। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 5 अपॉन सम, ये आ जाएगा आपका 4। तो इसका 4 आ गया, और आगे चलें तो 2। अब देखिए 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 और 3 12। तो आर नेट हो गया 12, तो आई आ जाएगा आपका कितना 24/12 दैट इज 2 एम्पियर। यहां से चले हम 2 एम्पियर की करंट लेकर, देखो 2 एम्पियर की करंट लेकर चले, ऐसे चले, जब यहां से डिवाइड होने के बाद फिर मिल जाएंगे यहां पर, ऐसे चले, यहां फिर डिवाइड हो गए। अब 2 एम्पियर की करंट R4 में और R5 में डिवाइड हो रही है। इधर का 20 है, इधर का कितना है, इधर का अगर आप देखें तो इधर का आपका कितना है 5 है। तो अगर हम देखें, देखो I4 निकाल लेता हूं मैं, I4 मतलब इधर वाले रास्ते पर। तो जब आप I4 निकालेंगे तो इसके पैरेलल वाला लेंगे ना रेजिस्टेंस, करंट डिवाइडिंग रूल। तो कितना हो जाएगा, ये R5 अपॉन R4 प्लस R5 इंटू जो टोटल करंट डिवाइड होने के लिए आ रही है। तो ये हो जाएगा आपका R5 5 प्लस 25 इंटू 2, कितना 2 एम्पियर का करंट है। तो ये हो जाएगा 10/25 और ये हो जाएगा 2/5। तो अगर आप I4 देखें तो 2/5 कहां आ रहा है, पूरे ऑप्शन में एक ही जगह I4 आ रहा है 2/5, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टोटल में से आप 2/5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8/5, जो कि I5 की वैल्यू है। भाई आप एक बार बताइए, 2 आ रहा था, इधर चला गया आपका 2/5, तो इधर कितना जाएगा, 2 में से माइनस कर दो 8/5 आएगा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये 2023 में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से PYQ आए थे वो सभी मैंने MCQ फॉर्म को सॉल्व कर दिया। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज हम एक साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा PYQ चल रहा है इसको आप अपने डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करते रहिए। 100% जब एग्जाम होगा तो आप वहां पर कॉन्फिडेंस फील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे तो 2022 का सेशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।